राज्य के प्रशासनिक हलकों में अगर छोड़ दें तो राजनीतिक हलकों की बात कुछ अलग होती है। दरअसल राजनीतिक हलकों में एक बात जबरदस्त अटकलबाजी का दौर चल रहा है, और वो दौर है कि AIMIM के प्रमुख अख्तरुल ईमान, जो कि विधायक भी हैं, उनको नवाजा क्यों जा रहा है। दरअसल पहले खबर ये आई कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। फिर उसके बाद से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें उनको वाई श्रेणी की कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। चर्चा ये आई सामने कि दरअसल ये पूरा गुणा गणित नीतीश गवर्नमेंट इसलिए लगा रही है कि MLC चुनाव में कम से कम 3 विधायकों की जो जरूरत है उसे AIMIM पूरी कर सकती है। देखिए, हमारे साथ अभी AIM के 3 बड़े नाम अभी बैठे हुए हैं। हाँ, जिनमें से 2 विधायक हैं और एक पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक पर्सन है आदिल हसन। हम पहले मुजाहिद जी से बात करने मुर्शिद जी से बात करेंगे, जो कि जोकीहाट से विधायक हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो एक दौर चल रहा है नवाजने का, उसका क्या असर है, प्रतिक्रिया क्या है। मुर्शिद जी, 2-3 खबरें आई लगातार बैक टू बैक, मतलब इतनी जरा नवाजी क्यों हो रही है। दरअसल ये जो नवाजने की बात है, ये नवाजने की बात जो अफवाहें हैं कि MIM के विधायकों को हर चीज से सुविधाएं दी जा रही है, नवाजा जा रहा, अल्पसंख्यक कल्याण समिति के चेयरमैन बनाया गया, अभी 22 श्रेणी के सुरक्षा दी गई। सही बात तो ये है कि देखिए, हमारे जो रियासत के सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो 5 बार के विधायक हैं और हम लोगों के बिहार के अध्यक्ष भी हैं। इस नाते भी सुरक्षा की दृष्टि से उसको वाई या जेड श्रेणी देना चाहिए। और रही बात कि जब आदमी बड़ा पद पर चला जाता है तो दुश्मन भी होता है, पार्टी के हमारे CLP लीडर भी हैं, इस माने से। बाकी रही बात कि सरकार जो जिस नज़रिए से हम लोग को देख रहा है, उसका देखना एक बराबरी का मामला है कि हम किसी के साथ अनदेखी क्यों करें। आज मान लिया कभी एक बात आई कि डॉक्टर शकील अहमद खान हारे हुए को भी वो वाई श्रेणी के दे दिए, तब तो ये जीते हुए हैं और देना भी चाहिए, इस योग्य भी हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। कुछ ही समय ये मतलब बिहार असेंबली से दूर रहे हैं, इसलिए वाई श्रेणी का जो दिया गया है वो सरकार का बेहतर निर्णय है। हमारे साथ पार्टी के एक और सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं, सरवर जी। आपको इसमें कहीं कोई बल लगता है, दिखता है, या आपको ऐसा लगता है कि एक शोशेबाजी है जो उनके अगेंस्ट में चलाया जा रहा है कि भाई इनकी जरा नवाजी कर दी जाए तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। देखिए, ये कम दिमाग वाले लोगों की ये कहानी रही है। ठीक है, आप देख लीजिए, चाहे माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको, उनसे कोई सीनियर लीडर है क्या मुस्लिम में? माइनॉरिटी में कोई सीनियर लीडर है उनसे? एक किसी भी चीज को बनाने के लिए जो नियम होता है उसको फॉलो किया जाता है। अगर उनसे ज्यादा सीनियर कोई लीडर है माइनॉरिटी के तो आप बता दीजिए। वो 5 बार के विधायक रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, कमेटी में पहले रह चुके हैं, तो उनकी तो बनती ही है कि वो उनको छोड़ करके हमें बनाएंगे। हम पहली बार आए हैं, हमें क्या जानकारी है माइनॉरिटी विभाग क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। तो एक्सपीरियंस के बेस पे किसी चीज को मिलना और लोग उसमें तंज कसने लगते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पहले एनालिसिस किसी किसी चीज पे तब उंगली उठाइए। रही वाई कैटेगरी की बात, ये सुरक्षा का मामला है। इससे पहले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जब Z+ मिला था, तो आप लोगों ने ही देखा था कि मोदी जी मेहरबान हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन कितनी गोलियां चली उन पे यूपी में। तो ये सिक्योरिटी का मामला है, तो सिक्योरिटी के मामले में ये वो लोग तय करते हैं, गृह विभाग तय करती है कि इनको क्या सुरक्षा मिलना है, नहीं मिलना है, ये उनका मैटर है। कल को कुछ हो जाएगा एक हादसा, तब हम कहेंगे कि ये हादसा हो गया, इनको ये मिलना था, वो मिलना था। बाद में रोने से क्या फायदा? तो भाई सरकार को लग रही है, यहाँ CID को लग रहा है कि उनको सुरक्षा की जरूरत है। हम लोगों का भी मांग है कि भाई पूरे बिहार में आज मुस्लिम का सबसे बड़ा लीडर कौन है? मुस्लिम का लीडर आप एक नाम बता दीजिए मुझे बिहार में, उनके अलावे, जनाब अख्तरुल ईमान साहब के अलावे। हर मामले में वो हम मुस्लिम माइनॉरिटी के लीडर में एक नंबर में आते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और लोग कह रहे हैं, हमारा शुरू से रहा है मोटो कि हम BJP के साथ मरते दम तक नहीं जाएंगे।
किसी हाल में उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। एक सवाल मैं आपसे ये भी करूंगा, क्योंकि आप दो विधायक यहाँ बैठे हुए, पार्टी के दोनों सीनियर विधायक हैं आप। खरमास के बाद एआईएमआईएम के विधायकों में होगी टूट, एआईएमआईएम के विधायक बदल सकते हैं पाला, मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए रोका गया कि एआईएमआईएम के विधायक आएंगे तो उनके मुफीद एक पोर्टफोलियो उनको दिया जा सकता है। मतलब ये सारे बातों का दौर चला, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? मतलब आप लोग सही में टूट रहे हैं क्या? देखिए, अब किसी के मुंह में हम अपनी जबान तो नहीं लगा सकते हैं। आपकी जबान है, आपका दिमाग है, आपका दिल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के मोबाइल पे किसी की चलती नहीं है, जो मन सो बोलते रहिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम लोग एक मुट्ठी हैं और ये मुट्ठी बंद है, और इस बार किसी भी हाल में ये मुट्ठी खुलने वाला नहीं है। हम लोग एमआईएम के बैनर तले जीत करके आए हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने हम पे भरोसा किया है और हमारे बिहार सदर ने हम पे भरोसा किया है, और हमारे किशनगंज के और सीमांचल के लोगों ने जो फिर 5 सीट दोबारा जिताया है, इस बात का ये संकेत है कि आप इस पार्टी को छोड़ करके कहीं जाएंगे तो ना आपकी इज्जत बचेगी, ना ही पॉलिटिक्स में आपकी कोई जगह रह पाएगी। ये पूर्व में करके दिखा दिया उन लोगों ने। इसीलिए हम में से किसी की उतनी हैसियत नहीं है कि इस पार्टी को छोड़ करके कहीं और जाने की सोचे भी। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे ये जो दाहिने तरफ जो विधायक बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जीत की थी। मैं लौट के आऊंगा और फिर इनसे बात करूंगा। फिलहाल मैं पार्टी के जो नेशनल स्पोक पर्सन है आदिल हसन, उनसे बात करूंगा। आदिल जी, आपने एक बात कही थी कि जेड प्लस सिक्योरिटी भी अगर मिल जाए तो भी हमारे विधायक एकदम इंटैक्ट है, कहीं नहीं जाएंगे, कही थी। ये जो सुरक्षा का दौर चला, माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन बने, मतलब ये मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है क्या? कोई एहसान कर रहे हैं क्या सरकार? अरे जेट कैटेगरी सुरक्षा देना चाहिए, ओवैसी साहब को जेट प्लस देना चाहिए। एहसान कर रहे हैं? नीतीश जी अपने घर से दे रहे हैं सुरक्षा का तनख्वाह, या गृह विभाग दे रहा है? अमित शाह के बेटा को है, अमित शाह के नाती को है, भाजपा का 54 एमएलए को वाई प्लस सुरक्षा मिला, कौन ची का पैसा है? मोहन भागवत को दे दिए हैं जेट प्लस, कौन ची स्वतंत्रता सेनानी है मोहन भागवत? देश की आजादी में खड़े थे, बॉर्डर पे खड़े थे। हाँ, बीजेपी रबड़ी की तरह पार्टी थी। अख्तरुल इमान साहब पर आज नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चली थी, 6 गोली चली थी, तब भी वो आदमी मर्द मुजाहिद था। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में योगी को चैलेंज करने गया था। ये एमआईएम, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं और झुकते हैं अल्लाह के सामने। नीतीश कुमार जी सुन ले, या पूरी भाजपा की चंडाल चौकड़ी सुन ले कि दुनिया की कोई ताकत भाजपा में एमआईएम कभी नहीं जा सकती है। हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और क़यामत के सुबह तक रहेंगे। और नीतीश जी साथ मांगे तो? नीतीश जी अभी आ जाएं, आपके चैनल पे बोल रहा हूं, अभी भाजपा को छोड़ दें तो सबसे पहले अनकंडीशनल साथ अगर कोई देगा तो एमआईएम देगा। मुख्यमंत्री बने, वो सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दे दे, हमारा कोई विधायक मंत्रालय भी नहीं मांगेगा। लेकिन सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी पटना और दिल्ली में बैठी सरकार ने किया है, वो दूर कर दे। अनकंडीशनल नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं एक चीज यहाँ पे अपने दर्शकों से एक चीज और रूबरू कराना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दाहिने तरफ जो विधायक बैठे हैं पार्टी के, ये नीतीश जी की बहुत निकट सहयोगी हुआ करते थे। और मैं इनसे अभी नेशनल स्पोक पर्सन के ठीक सामने पूछूंगा। इन्होंने जो कहा कि अनकंडीशनल सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं अगर आज नीतीश जी बीजेपी को छोड़ दें, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसमें मतलब नो डाउट कि जो बोले हमारे आदिल साहब, कि वो बीजेपी से अलग हो जाए, हम लोग बगैर कोई शर्त का उसका साथ भी देंगे। हमने कहा तक हम नीतीश जी के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं है। नीतीश जी हमारे गुरु थे और कहीं ना कहीं उनसे हमको इज्जत मिली है। आज भी उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है। शब्द नीतीश जी था। एनडीए के साथ हम लोग नहीं जा सकते। एनडीए के साथ तभी जा सकते हैं वो भाजपा से अलग हो जाएंगे, हम लोग उनके साथ चले जाएंगे। और अगर आरजेडी फिर अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो? बड़ी कम संख्या है उनकी। एक बात अभी पूछ रहे थे आप हमारे आदिल सर के कि बड़ी टूट एमआईएम में ऐसा लगता था। ये टूट आपका जो इशारा है वो आरजेडी के तरफ है, वही टूटेगा। हम लोग टूटेंगे नहीं। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। हम बड़ी बात नहीं कर रहे, यही चीज होने वाला है। आदिल जी, आपके विधायक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इसका बेस क्या है? बहुत बड़ी बात कह रही है। मेरा विधायक बहुत दूरंदेश आदमी है, समझे। 2000 से लगातार जब जनप्रतिनिधि का चुनाव होता था, अपने भी जीते, इनकी धर्मपत्नी भी जीती, इनकी माता जी भी जीता। जिसको हराए ना, तीनों मंत्री को हराया
और आम आदमी को नहीं, एमपी भी था वो आदमी, मिनिस्टर भी था, फिर भाई भी मिनिस्टर था, जदयू से भी जो कैंडिडेट था भाजपा का मिनिस्टर था। हम लोग के विधायक ने जिसको जिसको हराया है वो सब भाजपा को हराया है। इसलिए भाजपा के खिलाफ कल भी थे, यानी एनडीए को हराया था, एनडीए कैंडिडेट को हराया है। सरवर साहब ने भी जिसको हराया वो बहुत कोई आम आदमी नहीं थे, सीमांचल का नटवर लाल कहलाते थे। कभी नीतीश के गोदी में, कभी मोदी के कंधे पर, कभी नीतीश जी का चालीसा पढ़ते हैं, कभी अब तेजस्वी का पढ़ रहे हैं। उनको सरवर साहब ने, एक नौजवान ने, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे एमबीए है, वो हराया, क्या दिखा दिया कि अवाम की ताकत क्या है। ये जो दल बदलू जो करता है ना, उसको अवाम भी दिखाती है सीमांचल की। अब पूछिए सरवर साहब बगल में आपके, पूछिए कितना मजबूती से। सरवर साहब, आपके जो काउंटर पार्ट है, इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया कि आरजेडी टूट सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इसमें कहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं टूटेगी? जब आरजेडी पिछली पिछली बार 78 सीट लेकर के बिहार विधानसभा में बैठी हुई थी, तो उनके ही 8 विधायकों ने उनके रहते हुए, जब वो बड़ी पार्टी थी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, उस वक्त उनका बगावत कर दिया उनके मुंह पे, और उनके सामने विपक्ष में जाकर के बैठने लगे। क्या कर लिया था आरजेडी? तो आरजेडी आज के डेट में कहाँ है? 25 सीट लेकर के क्या होगा? तो इसीलिए उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, वो संपर्क में है उनके, और बहुत जल्दी चले जाएगा। ये आप बहुत जल्दी ये चला आप बड़ी जाएगा, बात देख ये आप लीजिएगा। बड़ी बात कह रहे हैं कि संपर्क में है, लेकिन अब आप ये भी बताएं कि किसके संपर्क में है, क्योंकि आप दोनों ने बहुत बड़ी देखिए, बात कही है। ये चचा भतीजा वाला कहानी है। उन लोगों का आपस में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। आप तो इशारा कर ही दिए। लेकिन ये समझ लीजिए, अब उनका चाहे जो भी रहे, लेकिन एक चीज है कि वह व्यक्तिगत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी अगर भाजपा को छोड़ करके अगर सरकार बनाने में उनको अगर हमारी ज़रूरत जहाँ भी होगी, जैसा हमारे स्पोक पर्सन ने आपको बताया, हम लोग अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमें मंत्रिमंडल या कहीं पे भी कोई जगह नहीं चाहिए। हमारी बस मांग है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो जाए, सीमांचल के डेवलपमेंट पे बात हो जाए, सीमांचल में हमें स्वास्थ्य के लिए जो है एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए, सीमांचल में हमारा यूनिवर्सिटी बन जाए। बस इन सब चीज़ों पे हमारी बात हो जाए, हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आदिल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, आपके विधायकों ने किन किन विषयों पर तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए? मेरे विधायक हर मामले में एक्सपर्ट है, स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी, मॉब लिंचिंग पे भी, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी पे भी, दलितों के साथ नाइंसाफी पे भी, सीमांचल स्पेशल स्टेटस पे भी, सीमांचल इकोनॉमिक पैकेज पे भी, पूर्णिया एयरपोर्ट हाई कोर्ट बेंच पे भी, ट्रॉमा सेंटर भी हम लोग सीमांचल में मांग करते हैं, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी मांग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुले, लेदर बेल्ट बने, जो शहनवाज साहब के वक्त में हुआ था उसको आप तो पूरी लिस्ट अपने हमारे पास पूरा लिस्ट है। 10,000 करोड़ रुपया सीमांचल को देना पड़ेगा सरकार को, आज न कल हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। 10,000 करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज सीमांचल को मिलना चाहिए। बजट सत्र की क्या तैयारी है? बजट सत्र में जितने अभी जो बोले हमारे आदिल साहब, सभी मामलों में हम लोगों ने क्वेश्चन भी डाल दिया है। मेरा 17 क्वेश्चन एक्सेप्ट भी हो गया है। हो सकता है 3 तारीख को हमारा 2 क्वेश्चन आ भी जाए, तो तैयारी पूरी कर ली सभी। देखिए, हम लोग सिर्फ सीमित दायरे के विधायक नहीं बने हैं, हम लोग सीमांचल से जरूर आते हैं, लेकिन हर वर्ग के जरूरतमंदों के लिए हमारी आवाज है। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से AIMIM अपनी बजट सत्र को लेकर के किस तरीके से तैयारी कर रही है। और मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, एक और विधायक आ रहे हैं, जरा उनसे भी गुफ्तगू होगी और उनसे भी एक अलग बातचीत होगी। अच्छा नहीं आ रहा पैच हमारे साथ पार्टी के एक और विधायक जुड़ गए हैं। अब इनसे भी जानते हैं कि बजट सत्र को लेकर के इनकी क्या तैयारी है। क्या तैयारी है सर? बजट सत्र तो एकदम बिल्कुल सामने शुरू होने वाला है। देखिए, पहली दफ़ा तो हम लोग आए हैं, और इंशाल्लाह जो पब्लिक का इशू है, क्षेत्र का मुद्दा है, जो दिक्कत है क्षेत्र में, सब चीज़ को रखा जाएगा। अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों बहुत सारा पुल पुलिया रोड सैंक्शन हुआ, और उस काम को शुरू भी कर दिया गया बोर्ड लगा के, लेकिन सबको कोड़ के अभी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। काम, एक तो ये ग्रुप टेंडर की वजह से लोगों में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि एक ही ठेकेदार सैकड़ों टेंडर ले लेता है और वो काम को कायदे से कर भी नहीं रहा है। ये सारा इशू भी है।
और हम जहाँ से आते हैं वो सीमांचल है, और सीमांचल का वो 22वीं विधानसभा है। हमारे यहाँ नदी कटान बहुत बड़ा इशू है। लोगों का रातों रात गांव का गांव कट जाता है, खेत खलिहान कट जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो उनको मुआवजा मिलनी चाहिए या जो उसको रोकथाम के लिए उपाय होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों में जीरो है वहाँ पे। एक सवाल मैं और आदिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किशनगंज में एक मुद्दा अभी बहुत जोरों पर चल रहा है और वो है सैन्य भूमि को लेकर के जो बातें सामने आई थी, जिसका आप लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया था। स्टैंड क्या है आपकी पार्टी का? हम लोग ने विरोध नहीं किया था, हमने बोला रीलोकेट कीजिए। आजादी के बाद सबसे ज्यादा सैन्य को जगह दिया गया वही किशनगंज के लोगों ने दिया। खगड़ा के पास जो है सैन्य भूमि है, सबसे ज्यादा हम ही लोगों ने दिया, हमारे ही बाप दादा ने वो जमीन दी है। तो ये भाजपा का आरएसएस का प्रोपोगंडा है कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप इस एमएलए क्लब है, ये है ना एमएलए फ्लैट, इसके बीच में आप खोल दीजिएगा, इसके बीच में आप खोल दीजिएगा कोई चीज का दुकान। अरे सिस्टम है ना, पौधा लगाने का जगह पौधे ना लगाइएगा। हम सैन्य भूमि का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जगह का विरोध कर रहे हैं। वहां पे मस्जिद है, मंदिर है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, गांव की आबादी है, क्या करेगा सैन्य सेंटर बीच में बना के? अरे किनारे करो। दिलीप जायसवाल जी जो है कटिहार किशनगंज मेडिकल कॉलेज में हजारों एकड़ जमीन रखे हुए हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर है उनका कॉलेज, जहां पर खोले, जबकि उनका कॉलेज नहीं है, उस सिख कम्युनिटी का कॉलेज तक कब्जा किए हुए हैं। वहां पर खोले, उनके पास 200 एकड़ से ऊपर जमीन है, सरकार उनको मुआवजा दे। वही सीमांचल का लोग, किशनगंज का लोग ने एमएलसी बनाया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अमित शाह भी आए थे, आज तक अमित शाह कहीं नहीं रुके थे बिहार में, उससे पहले एक दिन जाके उनके यहाँ रुके थे। तो वो अपना दे दे 200 एकड़ जमीन। किसान का जमीन लेना मत, गरीब का जमीन लेना भाजपा सिखाती है ट्रेनिंग में। हाँ, आरएसएस का ये ट्रेनिंग है। सैन्य सेंटर का विरोध नहीं है, अच्छे से बनाओ तुम। वहां पर नेपाल भी है, बांग्लादेश में है। हम एक करवट लेते तो चले जाते ईस्ट पाकिस्तान में। हमने सरहद की हिफाजत की है, हम नहीं गए। इसलिए ये जो दलाली जो कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, उस दलाली के खिलाफ हम बोल रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी को बोलिए कि दो खूब जमीन बनाए। खगड़िया से आए थे एक शर्ट पैंट पहनकर, पता करिएगा इतिहास। 20 साल 25 साल पहले वो तस्लीमुद्दीन साहब का मेहरबानी था और किशनगंज के अवाम का मेहरबानी था कि कॉलेज में घुसे, मुंशी मैनेजर से आज कॉलेज के मालिक बन गए। बहुत जमीन है उनके पास, बोलिए। रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे, सब जमीन जितना था लाल पीला हरा सबको ठीक भी कर लिए होंगे। बोलिए अपना दे दे सरकार, 5% मुआवजा दे। गांव के बीच बनाने का क्या जरूरत है ताकि लोग परेशान हो? अरे सिस्टम होता है ना। सबसे बड़ा सुन लीजिए, खगड़ा में आजाद भारत में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी ने किसी सैनिक आर्मी सेंटर को दिया है तो किशनगंज के लोगों ने दिया, और सबसे कम रेट में दिया। अभी भी रास्ता का प्रॉब्लम है, जो सरकार सैन्य डिफेंस मिनिस्ट्री ने वादा किया था रास्ता जाने के लिए, रास्ता बंद है उन लोग का, अभी भी दिक्कत उनको होता है, लेकिन उफ नहीं करते। देश के लिए मेरे साथ कौन दिया जी? फजले हक खैराबादी, टीपू सुल्तान, वीर अब्दुल हमीद, सब कुछ तो हम देने के तैयार और दिए भी है। और ये भाजपा आरएसएस जो माफी लेता था, जो अंग्रेज का दलाली करता था, अंग्रेज का पेंशन पे जो जिंदा है, वो हम लोग को बोलेगा? है इनके पास 10 नाम आरएसएस के पास, जो देश की आजादी में रहा। 10 नाम जोड़ा दीजिए, मेरे पास तो लिस्ट है, जाके इंडिया गेट पे पढ़ लीजिए। मेरी 7 नस्लें इस देश के लिए जान दी और देगी इंशाल्लाह। इनसे पूछिए कि इनका क्या रिकॉर्ड है। ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर खुल करके अपने बातें की। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो बजट सत्र अभी शुरू होने वाला है उसमें इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और सबसे अहम जिस बात को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा है कि क्या एआईएमआईएम पर डोरे डाले जा रहे हैं, उसका भी इन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से जवाब दे दिया है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।